लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, बट बिफोर आई जस्ट स्टार्ट विद दैट क्वेश्चनियर, मैं एक आपके साथ क्विक रिव्यू करवाना चाहती हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर पे क्या किया था। सो सबसे पहला टॉपिक जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था दैट वाज वेस्ट। सो आप में से कोई मुझे बताएगा, स्लाइड इज इन फ्रंट ऑफ यू, कि वेस्ट कितनी तरह का होता है। आज हमने इंटरैक्टिव सेशन करना है, क्विक। मैम दो तरह का। वेरी गुड, कौन सा होता है बेटे? मैम बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। शाबाश। तो सभी को वेस्ट की दोनों टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल का आइडिया है। ये भी पता है कि ये कैसे कैसे लिंक्ड है या इनको डिस्पोज ऑफ कैसे किया जा सकता है। कोई बताएगा बायोडिग्रेडेबल को हम डिस्पोज ऑफ कैसे करते हैं? मैम जेडे गल सड़ जाते हैं। वेरी गुड, ठीक है। ते दूसरे पासे बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल बारे? मैम जेडे गल दे सड़दे नहीं, रिमूव नहीं कर सकते। ओके, फिर ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਗਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ चाहिए? नहीं अलग करना चाहिए। अलग डस्टबिन लगाते हैं हम। अलग डस्टबिन लगाने का पर्पस क्या है कि जो बायोडिग्रेडेबल है उसकी मदद से हम क्या बना सकते हैं? मैम खाद। मैम वेरी गुड, वेरी गुड। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है उनकी मदद से हम क्या बना सकते हैं? मैम उन्हें रीयूज करके शाबाश, उनको रिसाइकिल करके दोबारा से वो टूटे हुए प्लास्टिक को रीयूज करके या टूटी हुई कांच की चीजों को रीयूज करके साइकिल करके इनफैक्ट उनकी नई चीजें बनाई जा सकती हैं। वेरी वेल डन। नेक्स्ट अपने ने ये टॉपिक किया था कि जो हमारा बायोलॉजिकल लेवल है वो बेटे छोटे से लेके बड़े तक बहुत वाइड रेंज में एक्सटेंडेड है। कहां से कहां तक बताया था? एटम्स टू बायोस्फीयर। अब कोई यहाँ पे मुझे ये बता दे कि जो हमारा एटम का लीस्ट लेवल, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं और स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं? अगेन स्लाइड पे दिख रहा है आपको, मैं सिर्फ आपकी अटेंटिवनेस चेक कर रही हूँ। हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं और लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? मैम लोएस्ट होता है टॉम्स, हाईएस्ट होता है बायोस्फीयर। शाबाश, ये भी लिखा हुआ है। ये चीजें आपने समझ के रखनी है, याद करके रखनी है। एटम लोएस्ट है और बायोस्फीयर हाईएस्ट है, राइट? ये दो टर्म्स आपको आनी चाहिए। एटम को आप लोग क्या बोलते हो? परमाणु, राइट? पंजाबी में। बायोस्फीयर को आप क्या बोलते हो? जीव मंडल। जीव मंडल। मूविंग नेक्स्ट, इकोसिस्टम। अब एक लाइन में यहां से मुझे कौन रीड करके बता देगा कि इकोसिस्टम क्या था? मैम किसी खेतर दे सारे जीव ਅਤੇ वातावरण ਦੇ निर्जीव कारਕਾਂ। हाँ, पूरा रीड कर दे भाई। संयुक्त रूप ਵਿੱਚ परिस्थितिक प्रबंध बनाਉਂਦੇ ਹਨ। सो कहना की भाव है बेटा, ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स। इंटरैक्टिंग ਦਾ मतलब समझते हो बेटे? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ऑर्गेनिजम्स ਦਾ ਆਪਸੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਰਾਈਟ? इन एरिया टुगेदर, एक एरिया ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਵਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ somehow ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ? এনवायरमेंट ਦੇ। ਟੋਟਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਿਵਿੰਗ ਤੇ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ? ਇਕੋਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਰਮ आई होप क्लियर हो गई। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਾਈਪ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੇਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੈਚੁਰਲ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਸਟ, ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਕੁਐਟਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਿਕਚਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਮੈਨ-ਮੇਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਰੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੁਇਕਲੀ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, टू टाइप्स नेम करो बेटा। हाँ जी, कौन से? मैम जैविक घटक और अजैविक घटक। शाबाश, जैविक और अजैविक या बायोटिक एंड एबायोटिक। तो तुम्हें इसकी पहचान करनी आती है? बायोटिक कौन से होते हैं? जैविक केड़े होंदे ने? बायोटिक केड़े होंदे है बेटा? लिविंग बोल सकते हो तुसी। सारे लिविंग जेड़े हैगे वो बायोटिक है, वो जैविक है।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਏਬਾਇਓਟਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜੈਵਿਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ। ਫਰਦਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ स्किप कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। नाउ आई कम टू फूड चेन। फूड चेन के बारे में कुछ याद आ रहा है? ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਫੂਡ ਚੇਨ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕੀ ਸੀ ਫੂਡ ਚੇਨ? ਮੈਮ ਜੀ ਜੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ दूसरी चीज ਉਹਨੇ खानी ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ घट ਜਾਂਦੀ ਆ। वेरी गुड वेरी गुड। अब आपको जैसे यहाँ पर एक उदाहरण और ऐड करती हूँ, बड़ा अच्छा इस बच्चे ने बताया। जैसे अब हम लोगों को छिपकली से बड़ा डर लगता है, बट अच्छी किताबें कहती हैं कि छिपकली जो है हमारी बहुत बड़ी दोस्त है। क्यों? क्योंकि हर एक फूड चेन का हर जीव जो है वो एक हिस्सा है। अब छिपकली कॉकरोच बहुत खाती है, अगर छिपकली ना हो तो हमारी सराउंडिंग में कॉकरोच ही कॉकरोच नजर आने लग जाए। तो हम नहीं चाहते हैं कि ये फूड चेन किसी तरह भी डिस्टर्ब हो। हर एक जीव की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, अपनी एक लड़ीवार उसकी पोजीशन है, जिसके अकॉर्डिंगली सारे जीव जितनी की जनसंख्या उनकी होनी चाहिए उतनी ही रहनी चाहिए। अब कोई भी अगर बीच में से हट जाएगा, जैसे इस बच्चे ने इतना अच्छा बताया, कि उसके हिसाब से सारी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाए। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल बेटा जी कितना दस्से सी? ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੋ। ਟ੍ਰॉफिक ਲੈਵਲ ਮੈਡਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਲੜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇੱਕ ਫੂਡ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਫੂਡ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰॉफिक ਲੈਵਲ ਹੈ। मतलब जे वो पहले नंबर ते है तो ਉਹਦਾ फर्स्ट ट्रॉफिक ਲੈਵਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ। फर्स्ट ट्रॉफिक ਲੈਵਲ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਪੌਦੇ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ? ਗ੍ਰਾਸ ਹੌਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸੈਕੰਡ ट्रॉफिक ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਇਨਟੇਕ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇ ਸਕੋਰਪੀਅਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਥਰਡ ट्रॉफिक ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਥ ट्रॉफिक ਲੈਵਲ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਫੋਰਥ ट्रॉफिक ਲੈਵਲ ਮੈਮ ਕਿਟ ਫੌਕਸ ਦਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। तो आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ट्रॉफिक ਲੈਵਲ ਬੇਟਾ ਜੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਫੂਡ ਵੈਬ ਅਸੀਂ ਜਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਗਲਾ ਜੀਵ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੂਡ ਚੇਨ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫੂਡ ਵੈਬ ਕਹਿ ਦਈਦਾ। ਨਾਓ ਅਗੇਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ 10% law of flow of energy। ਇਹ ਕੋਈ ਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 10% law of flow of energy। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ 10% ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਜਾਂਦੀ ਆ। शाबाश। ये कौन बोल रहा है? कौन से स्कूल से बोल रहा है? नवजोत कौर, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पतारा। वेरी गुड पतारा रॉक्स, बहुत अच्छा आंसर दिया है। पॉइंट ये है बेटा फूड चेन में हमने कह दिया कि एक जीव दूसरे जीव का इनटेक कर रहा है। अब इनटेक तो कर लिया बट उसके पास एनर्जी कितनी ट्रांसफर हुई? सिर्फ 10%। सो आगे के आगे जैसे चलता जाएगा तो वो 10% पे आता जाएगा। जैसे 100% का 10% रह गया, फिर 1% रह गया, फिर उसका 0.1% रह गया। सो ये चीज चलती रहेगी। सोनिया ने हैंड रेज किया था। सोनिया आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी सोनिया। एनीवेज गलती से हो गया होगा बेटे उससे। आगे चलते हैं बेटा एनर्जी फ्लो। अब एनर्जी फ्लो में इसमें मैं एक चीज तुमको पूछना चाहूंगी, मैंने क्वेश्चन भी डाला था शायद इस पे कि
हम जो सन की एनर्जी है वो कितने % यूज करते हैं जब मैम हम 10%। मैम 1%। हाँ, ये तब भी क्वेश्चन किसी ने गलत किया था। प्लीज ये सेकेंड लाइन को ध्यान से पढ़ें। ग्रीन प्लांट्स कैप्चर अबाउट 1% ऑफ सनलाइट, राइट। जब हम सनलाइट की बात कर रहे हैं तो उसका सिर्फ 1% ही ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अब्सॉर्ब कर पाते हैं जब उसने अपना भोजन बनाना है। लीव्स में जब हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता है तो कितना % सनलाइट अब्सॉर्ब होता है? ओनली 1%। बाकी 10% वाला अगला पॉइंट। ऑन एन एवरेज एनर्जी कितनी पास होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर? वो 10% है। सो प्लीज इसके ऊपर मैंने उस दिन एक MCQ भी आपको कराया था। सो आई होप अब आप आगे से इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होंगे। मूविंग नेक्स्ट बेटा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था? एनीबडी? ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ओके, और कुछ? मैम जेड़ा भी जिदा हाइड्रोजन है जो हमारे शरीर में जाके बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन करते हैं। शाबाश, बहुत अच्छा बता रहे हैं। अब इसमें मैं आपको ना थोड़ा सा क्लैरिफाई ये करती हूँ कि हम कहते हैं कि जैसे हम अगर किसी ने एक कोई पोल्यूटेंट किसी रूप में भी खा लिया, जैसे यहाँ पर इन्होंने मछलियों का दिखाया है, कोई छोटी मछली है उसने कोई भी एक पोल्यूटेंट खा लिया है। दिखाया हुआ है इस पिक्चर में कि इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो पानी में फेंक दिया गया, उसमें से छोटी मछली ने उसका इनटेक कर लिया। अब जब बड़ी मछली ने छोटी मछली को खाया तो वो सारा पोल्यूटेंट उसमें आगे ट्रांसफर हो गया। अब इस बड़ी मछली को और बड़ी मछली ने खा लिया, फाइनली हम कहते हैं व्हेल्स ने खा लिया सबसे बड़ी मछली को। सो कहने का मतलब मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बढ़ना, बड़ा हो जाना। तो हम ये कहते हैं कि एक छोटी सी चीज जो थी वो एक छोटी सी मछली ने खाई, बट वो मैग्नीफाई होती होती कहाँ तक पहुंच गई? वेल्स तक पहुंच गई। सो इसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आजकल बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि हमारे को पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो किसी भी वाटर बॉडी में नहीं डालने। साफ सफाई का भी अब लोगों को अवेयरनेस आ गई है। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जो नदियों का पानी में कोई भी कचरा वगैरह नहीं फेंकना चाहिए ताकि नदियों का पानी साफ रहे। सोनिया ने हैंड रेज किया है, बच्चे कुछ कहना है आपको? सोनिया फ्रॉम मंड आई सपोज, कुछ कहना चाहते हो बेटा? प्लीज थोड़ा ध्यान रखें आप। ओके, ओजोन लेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोन लेयर का मुझे फॉर्मूला कौन बताएगा जल्दी? ओजोन का, आई मीन टू से ओजोन का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ओ के पैरों में क्या डालते हैं? मैम O3। मैंने 3। O3 O2 तो बच्चे ऑक्सीजन है। ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ 3 ਓਜ਼ੋਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ। वेरी गुड। ओजोन का फॉर्मूला है O3। दैट्स गुड, आप सभी को आता है, राइट? थोड़े प्लीज एक्टिव हो जाएं आप सभी, आंसर क्विक दें। उसके बाद बेटा जी मुझे ये बता दो कि जो ओजोन है वो कौन सी अपनी एटमॉस्फेयर की परत में मौजूद होती है? हमारी वायुमंडल ਦੀ ਪਰਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ नहीं होता, एक नाम दसिया सी स्क्रीन ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? मैम स्ट्रेटोस्फेयर। ਇਹ ਨਾਮ याद रखने हैं बेटा जी, ਇਹ ਨਾਮ याद रखने हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ MCQs ਆने हैं ना ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। सो ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ स्ट्रेटोस्फेयर ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ओजोन लेयर ਜਾਂ ओजोन ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ओजोन लेयर ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਬੈਂਗਨੀ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ? ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਰਾਬੈਂਗਨੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਮੈਂ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਨੇ। ਹਾਂ, ओजोन परत ने। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ओजोन परत, ओजोन लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ओके बेटे, ओजोन लेयर डिप्लीशन ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਲਾਈਫ ਲੀਡ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂ, ਰਾਈਟ। ਆਮ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲ ਪਹਿਲੇ ਲਿਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲਿਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, उस करके साडी ओजोन लेयर डिप्लीट होने लग गई है, खत्म होने लग गई है। हुण कौन मैनू दसेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन दा सिंबल की हुंदा है? जल्दी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, शाबाश, ओके, वेरी गुड। माही शर्मा ने हैंड रेज किया है। बेटा आपने कहना है कुछ? प्लीज टेक केयर, मोबाइल्स पे ना आपके इंडिकेशन आ रहे हैं मुझे। मैम वो गलत हो गई थी। ओके, कोई बात नहीं बेटा, अभी ध्यान रखो आप। एनीवेज, अब मुझे कौन बताएगा कि HCFC इसका क्या मतलब है? HCFC फास्ट। हाँ जी बेटे। मैम हाइड्रोक्लोरोकार्बन। बीच में एक छोड़ गई बात बेटा, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। शाबाश, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सारे सिंबॉलिक्स हमें पता होने चाहिए। अब कौन बताएगा क्लोरीन मोनोऑक्साइड का क्या फॉर्मूला है? मैम ClO। ClO, वेरी गुड। अभी तो स्लाइड मैंने सामने खोली हुई है, बट अदरवाइज मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये सारी चीजें तुमने नोट भी की हुई है, लर्न भी की हुई है। ओके, इंटरनेशनल डे या इंटरनेशनल ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। 16 सितंबर। तो एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून। मैम 5 जून। वेरी गुड, शाबाश, सबने अच्छी पढ़ाई करके आए हैं सारे, दैट्स गुड। अब ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको पिछली बार करा दिए थे। सो ये क्वेश्चंस एक बार आप रिकॉल कर लो, देन आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पीपीटी। सो आई थिंक जो पिछली पीपीटी के क्वेश्चनर थे वो आपने रिवाइज कर लिए हैं। नाउ आई हैव अनदर पीपीटी जिसमें बेटा कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सबके लिए आंसर सोच समझ के देना है। पहला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। पंजाबी वर्जन भी आप पढ़ सकते हैं। Study of interrelationships between organisms and their environment. मैम मैं पारिस्थितिक प्रबंधन। सोच के बोले आप। स्टडी को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम तो हमने कहा था एक सिस्टम है जिसमें हमारे लिविंग नॉन लिविंग सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ ये पूछ रहे हैं इसकी पढ़ाई को क्या कहते हैं? वो तो zoology है। zoology में तो हम प्लांट्स को डील करते हैं। zoology और बॉटनी, सॉरी बॉटनी को हम प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी कहते हैं और एनिमल्स की स्टडी को zoology बोलते हैं। वो भी ऑप्शन यहाँ नहीं आ रहा।
Study of interrelationships between organisms and their environment. किसी को नहीं आ रहा है? थोड़ा सोच लें. मैम मिथोलॉजी. Ecology is the ethology नहीं, A पार्ट आंसर है इसका इकोलॉजी. ये हमने लर्न करना है. इट्स अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन. आपने लर्न करना है इकोलॉजी क्या है, A पार्ट क्या है. इकोलॉजी दैट इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट. मतलब ਜਿਹੜੇ ऑर्गेनिज्म ने जीव ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕੀ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? दैट इज इकोलॉजी. पंजाबी में भी इकोलॉजी और इंग्लिश में भी इकोलॉजी. राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन आई होप सबने मार्क कर लिया. सेकंड क्वेश्चन, प्राइमरी कंज्यूमर्स इन डेटिरेटस फूड चेन आर. गली सड़ी भोजन लड़ी विच प्राइमरी खपतकार की हुंदे हैं? हाँ जी मैम जी सारे आने. मैम ऑल ऑफ द अबव. फिर से आप ध्यान नहीं दे रहे. आप लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं बेटा. आप हमारे अच्छे वाले स्टूडेंट्स हैं. सोच समझ के स्टूडेंट देना है. प्राइमरी कंज्यूमर्स इन कौन सा फूड चेन कह रही है? बैक्टीरिया उल्ली आदि. हाँ, अब ये कौन सा है? ये वो वाला फूड, नॉर्मल फूड नहीं है. जो गली सड़ी भोजन लड़ी है उसकी बात कर रहे हैं. डेटिरिटस फूड चेन मेंशन किया गया है. तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा? जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट इज बैक्टीरिया फंगी. वेरी गुड. बी पार्ट जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. और माइक बेटा साथ साथ ऑफ कर लीजिए अपना. मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है बेटा, जस्ट अ मिनट. टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन इकोसिस्टम is called. सोच के बोलना आप. Total organic matter in an ecosystem is called. ऑप्शंस क्या क्या है? बायोमास पिछली शीट पे है, अगली शीट पे है बेटा बायोम, लिटर एंड फूड. कूड़ा भोजन, बायोम एंड बायोमास. क्लास लगी है 5 बजे खत्म हो जाती. हाँ जी. एनीबडी? टोटल ऑर्गेनिक मैटर ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ऑर्गेनिक मैटर है ਸਾਡਾ प्रेजेंट इन दी इकोसिस्टम, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? मैम बायोमास. बायोमास इज द करेक्ट आंसर. किसने दिया है? मैम युवराज फ्रॉम जुगिट्टी स्कूल. वेरी गुड युवराज, वेरी गुड. कीप इट अप. तो अभी तक हमने आपके साथ 3 क्वेश्चंस करे हैं. जल्दी से उसको क्विक रिव्यू करते हैं. पहला हमने आपको सिखाया कि स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, इसको क्या कहा जाता है? इकोलॉजी. इकोलॉजी. इकोलॉजी ठीक से प्रोनाउंस करो. इकोलॉजी. इकोलॉजी. ओके, वेरी गुड. सेकंड क्वेश्चन, प्राइमरी कंज्यूमर्स इन डेटिरेटस फूड चेन आर. कौन से होते हैं? अब मैं यहाँ तुम्हें एक बात समझाना चाहूंगी कि इसको ये नहीं है कि मैंने आंसर बता दिए तो आपने उसको रट्टा मारना है. नो, आपने समझना है. सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर एक वर्ड दिया है गली सड़ी भोजन लड़ी या फिर डेटिरेटस फूड चेन. इससे हमें हिंट मिला कि यहाँ पर आंसर बैक्टीरिया है. और यहाँ पर जब आप इकोसिस्टम बोल रहे थे तो वो वैसे ठीक होना था, बट अब ये यहाँ पे स्टडी पूछ रहे हैं तो स्टडी के कारण हमने इसको इकोसिस्टम नहीं बोला, हमने इसको इकोलॉजी बोला. जब भी बेटा आपको ऑप्शंस दी जाती हैं वो बड़ी नजदीक की होती हैं, आपको सोच के ध्यान से आंसर मार्क करना होता है. तो तीसरा क्वेश्चन भी अब सबको पता लग गया कि सारे के सारे ऑर्गेनिक मैटर को विच इज प्रेजेंट इन इकोसिस्टम उसको क्या कहा जाता है? बायोमास. शाबाश, इट्स बायोमास. नाउ आई एम कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन. कन्वर्टर्स. हाँ जी बेटे. हाँ जी मैम स्क्रीन अच्छी तरह नहीं दिख रही. नेट तो बच्चे मेरा पूरा है. मैम सही आ रही है. आपके बच्चे आपके नेटवर्क में कहीं दिक्कत ना हो. मैंने तो वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ दिक्कत नहीं है.
सो एनीवेज आप थोड़ा रेंज में आ जाओ. एनीवेज मैं Okay. फोर्थ क्वेश्चन पे जा रही हूँ बेटे. अब कन्वर्टर्स और ट्रांसड्यूसर ऑर्गेनिजम्स इन द फूड चेन आर कॉल्ड. कन्वर्टर और ट्रांसड्यूसर ऑर्गेनिजम्स इन द फूड चेन आर कॉल्ड. इन्हें मैम क्या कहा जाता है? मैम किसने आंसर दिया ये? मैम युवराज फ्रॉम द किटी स्कूल. युवराज, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है. दैट इज प्रोड्यूसर्स. सो जो कन्वर्टर्स हैं या ट्रांसड्यूसर हैं और ट्रांसड्यूसर ऑर्गेनिजम्स हैं फूड चेन में, वो कौन से होते हैं? दे आर द प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स का बेस्ट एग्जांपल क्या लेते हो आप? मैम प्लांट. वेरी गुड, शाबाश. ये किसने जवाब दिया? मैम सुप्रिया. कौन सा स्कूल है? सुप्रिया, कौन सा स्कूल है? मैम संतोषपुरा. शाबाश. चलो साथ साथ अपने माइक्स ऑफ कर लो. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन which cycles the various materials between the environment and the living organisms is constituted by. आप पंजाबी में भी पढ़ सकते हैं साथ में. ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन which cycles the various materials between the environment and living organisms is constituted by. कंज्यूमर्स. मैम खपतकार. खपतकार. खपतकार मैम. और सोच लीजिए. खपतकार. नहीं बेटा, सोचो और ध्यान से पढ़ो. फूड चेन का वो ट्रॉफिक लेवल विथ साइकिल्स वेरियस मटेरियल्स, किस किस के बीच में? इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म, इनके बीच में. कंज्यूमर तो बीच की लड़ी है. मैम निखेड़क. शाबाश, निखेड़क मैम. निखेड़क इज द राइट आंसर. ये किसने जवाब दिया है? मैम तेजिंदर सिंह. हाँ जी बेटा, कौन सा स्कूल है? मैम जमशेद खास. वेरी गुड. सो Government हमारे को जमशेद से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. दैट इज डीकम्पोजर्स होते हैं बेटे, जो इन्वायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिंक अप करते हैं. सो अगेन देखो, आप खुद ही नोटिस करो कि सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं. इनकी थ्योरी हमने पहले पढ़ी, आज हमने थोड़ा सा रीलुक करा, फिर भी हमारे से गलती हो रही है. सो हमने जल्दबाजी नहीं करनी, सोच समझ के आंसर्स देने. ओके, अगला क्वेश्चन बहुत इजी है. पिरामिड ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज. दो ऑप्शंस इसी पेज पे नजर आ रही हैं, इन्वर्टेड, अपराइट, और तीसरी है लीनियर, और एक है नन ऑफ द अबव. दोबारा क्वेश्चन दिखा देती हूँ. पिरामिड ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम. अगर आप पिरामिड नहीं समझ पा रहे तो 10% लॉ में जो मैंने एक त्रिकोण सा आपको दिखाया था, ये उसकी बात कर रहे हैं. पिरामिड ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, उसके बारे में सोचो. क्या वो सीधा था, उल्टा था? मैम अपराइट. मैम ऊपर वाला सीधा. मैम हाँ, सीधा सीना. अपराइट इज द करेक्ट आंसर. मगर आप सबको शायद पिरामिड नहीं पता था, तो आज के इस क्वेश्चन के बाद तुम्हें पिरामिड पता होना चाहिए कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, दैट मींस जो हमारा 10% लॉ हम सीख के आए हैं, वो 10% लॉ में जो एक ट्राइंगुलर तिकोना फॉर्मेट बनाया हुआ था, उसको पिरामिड ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, और वो हमेशा अपराइट होता है. मूविंग टू दी 7th क्वेश्चन. अब ये एक लर्न करने वाला क्वेश्चन है जो हमने शायद थ्योरी में डिस्कस नहीं किया. अ प्लांट डिवॉइड ऑफ रूट्स, एक ऐसा पौधा जिसमें जड़ नहीं है, वो कौन सा होगा इनमें से? किसी ने कहीं पढ़ा हो? नहीं तो मैं बता देती हूँ. हाइड्रिला. हाइड्रिला मैम गलत हो वैली गया. सनेरिया. स्नेरिया मैम. वो भी गलत हो गया. मैम दो आंसर अजोला. हो गए. अजोला भी गलत हो गया. वोल्फिया मैम. अजोला भी गलत हो गया. तो एक ही बचा है. मैम हाँ, so सारे वोल्फिया. जने ब्लॉक कर लो, मार्क कर लो. ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन. ये हमने अब से नहीं भूलना. कौन सा पौधा है जो रूट्स के बिना है? अ प्लांट डिवॉइड ऑफ रूट्स, एक जड़ रहित पौधा वोल्फिया हुंदा है. ठीक है, आपसे भूलोगे तो नहीं? नो मैम. नो ओके मैम. बेटा, इसको नोट कर लो. आगे हम चल रहे हैं 8th क्वेश्चन पे. अ मैन मेड माइक्रो इकोसिस्टम इज. मनुष्य द्वारा बनावटी पारिस्थितिक
प्रबंध दा उदाहरण केड़ा मैं है फसल इन्हां दे विचों खेत। बेटे? मैम फसल दे खेत। शाबाश, बिल्कुल ठीक जवाब। मैन मेड में हमने आपको 2 एग्जांपल्स कराए थे, एक एक्वेरियम और एक क्रॉप फील्ड, तो आपने वो सही जवाब दे दिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे से आज रिस्पॉन्ड दे रहे हो, लेकिन सभी अभी भी नहीं दे रहे। कुछ कुछ बच्चे हैं जो ज्यादा एक्टिव हैं। आई वांट, ये एनटीएससी का ग्रुप है, हर बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, ठीक है। अब मैं मूव कर रही हूँ 9th क्वेश्चन पे। ग्रीन हाउस गैसेज आर, ग्रीन हाउस गैसेज आर, अब इसमें 4 ऑप्शंस हैं, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो इसको। पहला है एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस। एब्जॉर्बर समझते हो, जो सोख लेता है। लॉन्ग वेवलेंथ का मतलब शायद अभी आप छोटे हैं इतना नहीं जानते। बेसिकली क्या होता है बेटे कि जितनी भी रेडिएशंस होती हैं उनकी वेवलेंथ एक दूसरे से फर्क होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्ट्रा वॉयलेट रेज, जिसका इस जिक्र किया था हमने इस चैप्टर में, उसकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है, राइट? सारे तो आपको ये लर्न कर लेना चाहिए कि हमारी अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशंस की वेवलेंथ लॉन्ग है। सो एनीवेज पहला ऑप्शन है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को सोखती हैं। दूसरा ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट टू बोथ सोलर रेडिएशंस एंड लॉन्ग वेव रेडिएशंस फ्रॉम अर्थ, कि ग्रीन हाउस गैसेस ट्रांसपेरेंट हैं, मतलब पारदर्शी होती हैं सोलर रेडिएशंस को भी और लॉन्ग वेव रेडिएशंस को भी। लॉन्ग वेव रेडिएशंस मतलब जिनकी वेवलेंथ बड़ी है। तीसरा ऑप्शन है अब्जॉर्बर्स ऑफ सोलर रेडिएशन, कि वो सूरजी किरणों को सोखती हैं। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। मैम ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ Ma'am, थर्ड B ऑप्शन option. है। ऑब्जर्व Ma'am, third option आऊंगी। थर्ड तो गलत हो गया जी। मैं फोर्थ। फोर्थ बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि अब एक सेकंड, जिस बच्चे ने बेटा एक सेकंड मुझे बोलने दो बेटा, मैं आपको क्लियर साथ साथ कर दूं। जिस बच्चे ने थर्ड ऑप्शन बोला मैंने उसको गलत बोल दिया, उसके बाद मुझे एक बच्चे की आवाज आई फोर्थ ऑप्शन, तो वो तो बच्चे को खुद ही समझना चाहिए कि अगर तीसरा गलत है तो फोर्थ तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऑल ऑफ द फर्स्ट अबव है। ऑप्शन इज राइट आंसर। मैम B मैम फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गई। अब मैम, एक ही first जवाब option। बचा First है, option। दैट इज फर्स्ट। ये किस बच्चे ने बोला है, उसका नाम मुझे चाहिए। मैम सौम्या फ्रॉम कतारा गर्ल्स। वेरी गुड, शाबाश सौम्या। व्हेन आई विल कम टू योर स्कूल मिलूंगी मैं आपको। सो सौम्या ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जैसा मैं आपको हिंट दे चुकी थी बेटे कि अल्ट्रा वॉयलेट रेज की वेवलेंथ लॉन्ग होती है, और आप जानते हो कि हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, राइट, वो इन्हीं को अब्सॉर्ब कर रही हैं, राइट। तो आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी, मैंने यहाँ पर आपको बहुत बड़ा हिंट दे दिया था ऑलरेडी। सो एनीवेज मूविंग टू द 10th क्वेश्चन। अब हमारा है गैस बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय पैडी फील्ड्स एंड इन्वॉल्व्ड इन ग्लोबल वार्मिंग इज। ध्यान से, अगेन ध्यान से पढ़ो। गैस बीइंग प्रोड्यूस्ड, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कहाँ पर? पैडी फील्ड्स में, और उसके कारण मीथेन। ग्लोबल वार्मिंग। मैम कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन मेरे को आंसर आ गया था, वो सही भी है। आई थिंक युवराज ने दिया है। युवराज आपने दिया आंसर? यस मैम। अब मुझको तेरी आवाज की भी पहचान हो गई है, शाबाश, वेरी वेल डन युवराज। मीथेन इज द राइट आंसर। लेकिन अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मैम C4। C4 गलत हो गया। एनीबडी? मैम CH4 शाबाश, ये CH4 मुझे किसने जवाब दिया? CH4 मैम किसने दिया? खुशी फ्रॉम मैम GSS लंबा पेंट। वेरी गुड खुशी। सो खुशी ने बिल्कुल सही आंसर हमें दे दिया। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अब इसी तरह क्लोरीन का भी मैं बता देती हूँ, Cl होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। कौन बताएगा हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या होता है? मैम HS4। HSO4 गलत हो गया, इसका मैं बता देती हूँ, H2S। सिर्फ H2S, शाबाश। ये किसने बताया? मैम ट्विंकल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल कतारा।
वेरी गुड, ट्विंकल ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। पतारा का आज बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। सो बेटा जिन्हें नहीं पता था वो प्लीज सिंबल्स को थोड़ा थोड़ा करके लर्न करना शुरू करो। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S होता है। वैसे एनीवेज इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? मीथेन, जिसका फॉर्मूला CH4 है। आगे आ जाओ जी, 11th क्वेश्चन। 10% लॉ फॉर एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन्स वाज गिवन बाय। अब जो हम 10% लॉ सीख के आए हैं वो इनमें से किसने दिया था? मैम लिंडमैन। शाबाश शाबाश, लिंडमैन ने हमें 10% लॉ दिया था, तो इसको टिक कर लो। राइट, ये भी अगेन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो हमने याद ही रखना है। मूविंग टू द 12th क्वेश्चन। सोर्स ऑफ कार्बन टू प्लांट्स इज। मैम वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड। Ma'am, C option was C option. मैम सी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन से वाला? एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक मतलब जो हमारे वायुमंडल में। तो 12th का आंसर क्या है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब हम 13th क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम अमंग। बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम is equilibrium among, options are, ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन मैं दोबारा दिखा देती हूँ, ऑप्शंस देख लो। क्वेश्चन है बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम अमंग। पहली ऑप्शन में प्रोड्यूसर्स डीकंपोजर्स, दूसरी में प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स, तीसरे में प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डीकंपोजर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स। उत्पादक। जवाब दिया मैम से हमारी लद्दे वाली। वेरी गुड, लद्दे वाली का पहला जवाब आया और सही आया। दैट इज प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स। क्यों बेटे? बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम में हमें पता है कि तीनों का स्थान है, तीनों अपनी अपनी जगह बांधे हुए हैं। हमारे को प्रोड्यूसर्स का भी रोल प्ले पता लग चुका है, कंज्यूमर का भी पता लग चुका है और डीकंपोजर्स का भी पता लग चुका है। तो ये तीनों अपने अपने स्थान पे रहेंगे तभी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। मूविंग टू द 14th क्वेश्चन। इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम लाइज इन। अब आपके पास ऑप्शंस हैं, इसका आपने इंपॉर्टेंस जज करना है। साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स, कि हम मटेरियल्स को बार बार रिसाइकिल करें, या फ्लो ऑफ एनर्जी, या बोथ इन बायोमास। बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन, दैट इज दोहा विच। ये किसने जवाब दिया है? मैम से हमारी लद्दे वाली। लद्दे वाली से एक और आंसर आ गया, अगेन अ करेक्ट वन। सो 15th क्वेश्चन। हाँ जी बेटे। मैम नीचे आंसर की दी हुई है। अच्छा, तो वहां से देख देख के सब बोल रहे हैं? नो मैम। अभी अभी दिख गया होगा, कोई बात नहीं। एक दो क्वेश्चंस आप अगर देख के भी बता दें बेटा, तो मैं आपका एक्चुअली टेस्ट नहीं ले रही। बट हमेशा याद रखना, जब भी पढ़ना है टेस्ट के लिए नहीं पढ़ना, नॉलेज के लिए पढ़ना है। मैं यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन कोशिश कर रही हूँ कि उसका ऑप्शन सही जो है वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, आप उस चीज पे जोर दें, ठीक है? बेस्ट तो आप बच्चे हो ही हमारे, मेरी तरफ से सबको ही शाबाश। ओके, so anyways 14th question has been discussed. Coming to the last question, that is controlling factor in ecosystem is. Controlling factor in ecosystem is. कौन सी चीज कंट्रोल कर रही है? कंट्रोल कर रही है मैम शिकार। शाबाश, शिकार। अब नहीं बेटा, शिकार इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि शिकार रहेगा तो वो किसी भी एक चीज की, जो हम कह रहे हैं कह लो पॉपुलेशन, बढ़ेगी नहीं। सो कंट्रोल होता रहेगा हमारा। कंट्रोलिंग फैक्टर कौन सा है? प्रिडेशन, यानी कि शिकार, यानी कि सी ऑप्शन। सो आई थिंक ये 15 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हैं। अब मैं जल्दी जल्दी, मैंने आंसर की छुपा दी है, मैं यहाँ से 5th क्वेश्चन का आंसर पूछ रही हूँ, बताएं क्या है? प्रीडेशन मैम। निखेड़क क्वेश्चन बेटा, निखेड़क। शाबाश, दैट इज डीकंपोजर्स, निखेड़क। 6th का आंसर बताइए। अपराइट ऑफ एनर्जी, अपराइट। शाबाश। 4th का आंसर बताएं। प्रोड्यूसर्स।
मैम उत्पादक Converters or उत्पादक producer, transducer organisms in उत्पादन। food chain are called producers. बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम फर्स्ट 7th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 7th क्वेश्चन का वोल्फिया वोल्फिया वॉल्फिया कौन सा प्लांट है जिसकी जड़ नहीं होती? नहीं होती। ठीक है। उसके बाद 8th क्वेश्चन का आंसर दो। फसलां दे खेत फसल दे Man-made खेत microsystem कौन सा है? मैम फसल दे खेत फसल दे खेत। 9th क्वेश्चन। मैम फर्स्ट अब मुझे कौन बताएगा मैम कि first इसका है, लॉन्ग वेवलेंथ का मैंने क्या मैम उदाहरण first दिया था? लॉन्ग Observer वेवलेंथ of का मैंने long क्या उदाहरण दिया था? wavelength of former. कौन सी होती है बेटा? मैम आप मैम रिपीट करो। Ma'am, observers of ਵੱਧ wavelength. ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਖਣ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ शाबाश। मैंने वैसे लॉन्ग वेवलेंथ का आपको एक एग्जाम्पल दिया था। कौन सी तरह की रेडिएशंस की वेवलेंथ लॉन्ग होती है? अल्ट्रा वेरिएंट। शाबाश, दैट वाज द आंसर आई वाज सर्चिंग फॉर। उसके बाद बेटा जी आपके पास ये 10th क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएं। मीथेन मीथेन। मीथेन वो गैस है जो पेडी फील्ड्स में प्रोड्यूस होती है। मीथेन का फॉर्मूला क्या सिखाया? CH4 हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या सिखाया? मैम H2S। शाबाश। 11th क्वेश्चन का आंसर क्या है? लिंडमैन लिंडमैन ने क्या किया था बेटा जी? 10% लॉ फॉर क्या एनर्जी सीगा कि ट्रांसफर ਜਿਹੜਾ मीडिया। ਆ दूसरे जीव तक ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਸਿਰਫ 10% ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। बिल्कुल ठीक है। 12th का आंसर बताएं बेटा। मैम सी ऑप्शन बाजू कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ठीक है। 13th का आंसर बोले आप। मैम सी सी का आंसर है क्या? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड उत्पादक डीकंपोजर। इसका मैंने कारण क्या बताया आपको कि बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम में हर एक का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। 14th है इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम लाइज इन जी दोहा बोथ। सी बोथ की बजाय आपको आंसर देना चाहिए मैडम, साइक्लिंग में भी काम आता है और फ्लो ऑफ एनर्जी में भी, राइट। उसके बाद लास्ट चीज थी कंट्रोलिंग फैक्टर जो है वो कौन सा है इकोसिस्टम का? ओके जी, ओके। सो वेरी वेल डन। अब एक सेकंड के लिए अपने माइक्स म्यूट कर लो। पहले तो थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन को आपने बहुत इंटरैक्टिव बनाया, राइट। बट कहीं ना कहीं 2-1 बच्चे मुझे लगा कि शायद गेस वर्क कर रहे हैं। तो बेटा हमने गेस वर्क से बाहर आना है। हमने जब भी क्वेश्चन पढ़ना है तो जल्दबाजी नहीं करनी। 2 बार क्वेश्चन को थॉरली पढ़ें, अच्छे से उसको जज करें, फिर उसकी ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन को मार्क करें। आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चंस के थ्रू इन्वायरमेंट चैप्टर का एक थोड़ा सा क्लैरिटी हो गया होगा कि इस चैप्टर में से कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। आई विल ट्राई कि जो हमारे नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको कराएंगे। एक्चुअली वो शेड्यूल्ड कल के लिए है। अगर कल ही मैं करा पाई तो मैं कल कराऊंगी, नहीं तो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगी। बाकी आज भी 42 के अराउंड पार्टिसिपेंट्स थे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बाकी फ्रेंड्स को जरूर ज्वाइन करने को कहिए ये क्लासेस, बिकॉज हमारी टीम इस टाइम को बहुत मुश्किल से अरेंज करके आपके लिए क्लासेस लेके आ रही है। सो अगर आप नहीं लगाएंगे तो हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारी मेहनत जाया जा रही है, राइट। So thank you very much all the students. Hope you could gain from this class. Over to Umeshwar sir. Anji, thank you ma'am, thank you. So Thank all you, the sir. students, you might have learned a lot from today's lesson. Dipali Sharma ma'am has selected so many important questions and technique was very wonderful. Thank you, sir. So students, now we shall meet tomorrow in a new class. ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੈਮ ਸਿਰਫ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੈਟ ਰਿਮੇਨਸ ਫॉर एवर इन आवर माइंड। अगर ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੈਟਰ ਹੈ तो you can mark the right question
ਜਿਹੜਾ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। तो क्रैमिंग करने वाले बच्चे ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁੱਕਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬੱਚੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹਟ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। तो कल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। So now I am going to end the class. So thank you all the students and especially for this lecture to Deepali Sharma ma'am. Thank you sir, thank you very much. Thank you ma'am, it was very wonderful lecture. Thank you sir, thank you very much.